हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और नमस्ते, मैं हूं हिमांशु निर्वाण और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचा सर, जो भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं और इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। और इन्हें भारत के राष्ट्रपति की तरफ से VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया गया था इनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारतीय सेना में। और आज ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान, या हम कुछ भी कहें, आजकल विश्व के अंदर एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक अभी काफी आगाज हो रहा है, जिसके बारे में अभी हमारे भारत के जो हाल फिलहाल में जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावण ने, उन्होंने भी एक उस पर पूरा विवरण दिया था कि कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है आने वाले फ्यूचर के वॉरफेयर्स में एक काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। और आज उसी के बारे में आज हम सर से जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सॉरी, आज हम सर से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बड़ा एक घातक हथियार साबित हो रहा है हमारी अपोजिशन फोर्सेस के लिए। और अभी जो 5 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे ट्विटर हैंडल्स पे, जिसमें उन्होंने हुंडई, किया मोटर्स, पिज़्ज़ा हट, KFC, डोमिनोज, जो भी विश्व के जाने माने बिजनेस आउटलेट्स हैं, इनके थ्रू कश्मीर सॉलिडरिटी डे के बारे में इन्होंने एक विस्तार से इन्होंने ट्वीट्स किए। और उस ट्वीट्स को लेकर भारत में काफी हंगामा मचा, जिसके लिए साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भी भारत से माफी मांगी थी। और हुंडई ने भी अपना, और हुंडई, KFC और जितने भी जो हमारे भारत में जाने माने आउटलेट्स हैं, इन्होंने भी अपने एक माफीनामा पेश किया है। तो उसके बारे में आज थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करेंगे राजन कोचर सर के साथ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Nirban. Thank you very much for calling me for a show. जी। तो सर, मेरा सर आपसे पहला सवाल ये है कि सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन सर वॉरफेयर एक्चुअली होता क्या है? इसके बारे में सर थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, आज के युग में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है और देशों को माइंड गेम्स पे ज़्यादा फोकस देना पड़ रहा है। चाइना का अगर आप जी सर। हवाला ले तो चाइना इस चीज को काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और उसने इसको मास्टर कर दिया है। ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है क्या? बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर है, जिसमें टेक्नोलॉजी का मदद से आप दूसरे देश का जो मोराल है, आप उसको कम करने की कोशिश करें। लड़ाई में, कोई भी लड़ाई में तीन चीजें अहम होती हैं दुश्मन को पराजित करने के लिए। जी। सबसे पहली होती है लोकेशन, दूसरी होती है ट्रेनिंग, और तीसरी होती है मोराल। और अगर आप मोराल को टारगेट करेंगे अपने किसी भी देश, तो उसमें आपको लड़ाई को जीतने में या अपना मकसद हासिल करने में आपको आसानी रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना वीडियोस बनाता है जी और सर। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है और जहाँ पे अपनी फौज को वो इकट्ठा करता है, लाखों में इकट्ठा करता है, हजारों में टैंक्स आपको दिखाई देते हैं। और साथ साथ चाइना का जो प्रोपेगेंडा भी ग्लोबल टाइम्स के थ्रू आपने देखा होगा, जी वो सर। भी बताने की कोशिश करता है कि उससे और किसी भी देश की नहीं। सब आप देखते हैं कि आज आप यूक्रेन और रशिया की तरफ अपना अगर आप देखें, वहां पर तो रशिया क्या करता है? रशिया भी यही करता है। वो अपनी फौजों को क्या कर रहा है, डराने की अपनी कोशिश कर रहा है। और एक ऐसा
माहौल क्रिएट कर रहा है कि वो लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाए। बिकॉज बेसिक एम जो इंफॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर का ये है कि आप एक लड़ाई को जीतना चाहते हैं विदाउट फाइटिंग इट। लड़ाई लड़ने से पहले ही अपना दुश्मन आपके सामने अपने हथियार टेक देगा। तो ये हमने देखा है। इजराइल भी इसको इजराइल आर्मी भी इसको फॉलो करती है, यूएस आर्मी भी इसको फॉलो करती है, और खास तौर पे हमने चाइना को देखा। और इसीलिए हमारी जो इंडियन आर्मी है, एक हमारे पास एक सिस्टम नहीं है ये इंफॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर लड़ने के लिए। हमने एक डिटेल्ड इसका स्ट्रक्चर अभी तक बनाया नहीं है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने स्टेटमेंट दी है कि आने वाले जो वक्त आई है वो एक इंफॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर और इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसकी वो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली यही है। और इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर काफी अटेंशन अपना देना शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी फौज भी इसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव आप देखेंगे, नजर आएगी। जी, तो सर आप क्या मानते हैं सर, जो अभी पिछले 4 या 5 दिनों से जो कश्मीर के ऊपर एक पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सोशल मीडिया पोस्ट हुए, ट्वीट्स हुए, उनके डीलरशिप आउटलेट्स के थ्रू, कश्मीर सॉलिडरिटी डे जो 5 फरवरी को ये मनाते हैं हर साल अपने आपको कश्मीर का हमवतन बताने के लिए, सर उसके बारे में आप क्या मानते हैं कि आप पाकिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर एक खलल डाल रहा है भारत के साथ में इस माध्यम का यूज लेके? देखिए, अभी जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है इंडिया और पाकिस्तान का, वो एक पीस की तरफ नहीं जा रहा है। जितनी भी स्टेटमेंट्स इमरान खान की तरफ से आ रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, वो आपको कहीं पर भी वो एक पीस प्रोसेस की तरफ आपको नहीं लेके जा रही। और पाकिस्तान के साथ जब तक चाइना है और वो उसकी मदद कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये पीस की तरफ जाएंगी। दूसरा जो पाकिस्तान का एक फिक्सेशन है, और वो है जम्मू एंड कश्मीर। कहीं पर भी आप अगर उसको लेके जाएंगे तो 360 डिग्रीज वो वापस उसी जगह पाकिस्तान की सुई अटक जाती है जहां पे जम्मू एंड कश्मीर की बात निकलती है। और ये आर्टिकल 380 के बाद जो ये आपका निकला है, वो उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए ये अपनी कोशिश कर रहा है कि ये चाइना का सपोर्ट ले, वर्ल्ड ओपिनियन में जाए, बाकी देशों में, यूनाइटेड नेशन में भी चाइना इसका जो मुद्दा अपना रेज कर रहा है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट, अगर एक हुंडई की डीलरशिप, अभी एक हुंडई का जो डीलर है पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तानी है। बिल्कुल सर। वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा का जरिया है। और ये जो हम सुन रहे हैं जिसमें साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपोलोजाइज किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, तो इसमें साउथ कोरिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में या जम्मू एंड कश्मीर में। ये एक प्रोपेगेंडा हुआ है जिसको एक अपना बरियल अभी इसको मिल जाएगा, इसके बाद इसके बारे में या कोई भी ज्यादा बात नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया में आने से इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है, इसीलिए हमारी एक्चुअली अटेंशन में आया। हमको इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये इतना मान्यता नहीं रखता हमारे लिए। हमारे लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है
हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। और पाकिस्तान अगर अपना टेररिज्म का साथ अगर छोड़ेगा तो ये बात आगे बढ़ सकती है, पीस के बारे में बात हो सकती है। और जब तक पाकिस्तान का रवैया इस तरफ रहेगा कि वो भारत की कोई भी स्टेटमेंट को अपोज करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करता है, वो अपनी एक पॉपुलेशन को जो एक स्मॉल परसेंटेज है पाकिस्तान में उसको अपीज करने की कोशिश कर रहा है। और खास तौर पे अपनी फौज को इसको अपीज करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उनकी फौज की जो एग्जिस्टेंस है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ही है। अगर जम्मू एंड कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो जाएगा तो उसकी फौज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है पाकिस्तान में। तो इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि मसला इसको रिजॉल्व हो और वो हमेशा इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करता रहे। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो अभी हाल के दिनों में जो भारत के जो नागरिकों ने एक ट्विटर फायरस्टॉर्म के द्वारा इस पाकिस्तान के रवैये का जवाब दिया, तो सर आप उस चीज़ को सर कैसे देखते हैं आने वाली फ्यूचर वक्त के हिसाब से? तो देखिए, ये ट्विटर जो जितने भी आपने हैंडल्स अपना देखे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि ये सारे मैनिपुलेटेड होते हैं। जी, काफी तो फेक हैंडल्स होते हैं और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ही वो हुँ, अपनी स्टेटमेंट्स जारी करते हैं। तो हमको इसके ऊपर एक ट्विटर कैंपेन के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी का पूरा बेसिस हम नहीं बना सकते। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपना कांटेक्ट रखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम इनिशिएट करें, जिसमें पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी, या पाकिस्तान को वॉक द टॉक जिसको बोलते हैं, अपनी टॉक को उसको वॉक भी करके उसको दिखाना पड़ेगा। अभी जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उसको डिसमेंटल नहीं किया है। और ये इतने भी आपके टेररिस्ट हैं, आपके 9/11 और आपके बाकी, अभी जो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और एक लिप सर्विस दी जा रही है इन चीजों को। और एफएटीएफ जो पाकिस्तान अपनी ग्रे लिस्ट में है, अगर पाकिस्तान एक सिंसेरिटी से टेररिज्म को दूर करने की अगर कोशिश कर रहा होता तो वो आज एफएटीएफ में क्यों होता, उसकी ग्रे लिस्ट में क्यों होता। तो इसीलिए मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो अलग है। और फिलहाल हम तो पाकिस्तान की लीडरशिप को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो आपने सभी एक सर टेररिस्ट के बारे में आप मुद्दा उठाया कि टेररिज्म पाकिस्तान अभी डिसमेंटल नहीं कर रहा है। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो 14 फरवरी 2019 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर, और तब से लेकर आज तक एयर स्ट्राइक के, इंडियन एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान के काउंटर एयर स्ट्राइक के बाद से, सर क्या जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी चेंज हुए हैं टेररिस्ट अटैक्स के अंदर? हाँ, निर्माण, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ ध्यान दें तो जीओसी 15 कोर का भी स्टेटमेंट है इसके ऊपर कि पिछले एक साल में इन्फिल्ट्रेशन 70% कम हुआ है। और अगर आप टेररिस्ट अटैक देखें तो अगर आप पिछले एक साल का आंकड़ा लें तो ऐसा कोई मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर पाकिस्तान के जितने भी स्पॉन्सर्ड हैं, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स, चाहे द रेजिस्टेंस फ्रंट हो गया, जी, चाहे लश्कर तोयबा हो गया, या आपका हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, ये सारे सॉफ्ट टारगेट्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास अभी वो ताकत नहीं है। और इनकी मुश्किल से, मैं आपको अभी बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में 70 या 80 से ज्यादा टेररिस्ट नहीं है आज की डेट में।
जी और कहाँ पे ये कुछ साल पहले अबाउट 700, 800, 1000 की इनकी स्ट्रेंथ होती थी, अभी इनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और जो सक्सेस आर्मी को मिल रही है, आप देखते हैं कि इंडियन आर्मी का ऑलमोस्ट दूसरे या तीसरे दिन हम इनका ये एनकाउंटर करते हैं, हम इनको मारते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। दूसरा, जो गवर्नमेंट अभी आई है जम्मू एंड कश्मीर में, जो एक प्रेसिडेंट्स रूल आप इसको मान के चले, तो जो ये गवर्नमेंट आई है, ये लोगों की अच्छाई के लिए काम कर रही है, और वो अच्छाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे इंडस्ट्रीज लग रही है। अच्छा, उनको एक रिलीफ पैकेज अपना दिया गया, इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया। तो ये सारी जो अभी आपके जो पंचायत इसको लेवल पे भी इसको डेवलपमेंट हो रही है, स्कूल्स बेहतर हो रहे हैं, वहां पे यूनिवर्सिटीज आने वाली है, और प्राइवेट इंडस्ट्री भी वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगी जम्मू एंड कश्मीर में। और अभी देखेंगे आने वाले वक्त में ये सिचुएशन जो जेएनके की है, ये और भी बेहतर होती जाएगी। जी। तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए, और उम्मीद है कि सर जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक पे एक नए डिस्कशन के साथ हम वापस हाजिर होंगे सर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू निर्मल, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। जय हिंद।